Hello everyone, we will resume the video from question number 26. What is the main source of political power in India? तो इसका मेन सोर्स है कौन है? द पीपल, यहाँ के लोग ही हैं जो मेन सोर्स हैं पावर के, राइट? सो वी विल read the explanation. Indian constitution start with the we, the people of India. So the people are the source of political power in India. India is a democratic republic, a state in which supreme power is held by the people and their elected representative, राइट? तो जो पीपल जो होते हैं यहाँ के, सुप्रीम पावर उनके अंदर होता है और उनके द्वारा जो भेजे गए लोग होते हैं उनके अंदर, राइट? क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? बेसिक फीचर क्या होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का? बी है इसका आंसर। द बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज अ सिंगल एग्जीक्यूटिव। इन सच गवर्नमेंट द पावर इज सेंट्रलाइज्ड, राइट? सिंगल एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है इसमें? इसमें सारे करेक्ट हैं। द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजॉल्व द लेजिस्लेचर। ये चारों करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट हैं। मतलब कह रहा है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, राइट? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अमेरिका में जो गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा है। तो वहाँ पे हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट है, जो बाइडेन। द प्रेसिडेंट अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो खुद ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजॉल्व द लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेचर है उसको प्रेसिडेंट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। द मेन फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव. He also appoint his council of minister and he cannot dissolve the legislature. Question number 29. The democracy of India is based on the fact that Indian democracy किस चीज़ पे बेस्ड है? सी है इसका आंसर। पब्लिक enjoys the right to choose and change the government. पब्लिक के पास क्या अधिकार है? चूज़ करने का राइट है, ठीक है, किस गवर्नमेंट को उनको बनाना है, और चेंज करने का भी है। The democracy of India is based on the fact that people have right to elect their representatives who forms the government. It is a political system where people are supreme. यहाँ ये पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है जहाँ पे लोग सुप्रीम है एंड हैव फ्रीडम टू चूज़, और उनके पास चूज़ मतलब इलेक्ट करने का फ्रीडम है, एंड चेंज द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन, और गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं इलेक्शन के टाइम। Question number 30. Democracy's superior virtues lies in the fact that it calls into activity. इसका आंसर ए, द इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, राइट? इसका एक्सप्लेनेशन है डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल हु आर एट हेल्म ऑफ गवर्नमेंट इन दैट दे हैव टू चूज़ द राइट पर्सन टू रिप्रेजेंट दैम। अब क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है कि कई लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन ये हमारा खुद का इंटेलेक्चुअल होना चाहिए कि कौन इसमें से सबसे बेस्ट है जो हमारे लिए हित में काम करेगा। पार्टिसिपेशन डेवलप्स अवेयरनेस एंड एनरिच देम विद द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन। द ओनर्स ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेड बाय पीपल। अब कौन सी डेमोक्रेसी कितना अच्छा होगा वो वहाँ के लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि उनके खुद के डिसीजन मेकिंग पे होगा कि अब इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट? तो अब देख लो कौन सी डेमोक्रेसी कैसी है। वहाँ के लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस लोग कैसे लोग उनको रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, कि जो जो भी है वो गवर्नमेंट जो भी लोग होंगे वहाँ के वही डिसाइड करेंगे उनका क्या प्रेफरेंसेस है, राइट? क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल? 31 का डी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यूनियन और स्टेट में वो उससे पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल नेचर का है। The democratic government are classified into two categories, unitary and federal. In unitary constitution, all the powers are concentrated to a central authority. The state are subordinated to such central authority. In a federal constitution, there is a distribution of power among the center and the state. जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में।
स्टेट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। और जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के या सेंटर के सबऑर्डिनेट नहीं है, उनके जूनियर नहीं है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन द सेवन्थ शेड्यूल। और ये किस में दिया गया है? सेवन्थ शेड्यूल में दिया गया है। सो इंडिया इज कॉल्ड ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डी, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। Indian constitution is considered as combination of a flexibility and rigidity, as it is partially rigid and partially flexible. Some of its provision can be amended by simple majority and some of the provision need to two-third majority under Article 368 of our amendments. ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि कुछ तो प्रोविज़न इसके सिंपल मेजॉरिटी से आप चेंजेस कर सकते हो, और कुछ चीज़ों में क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है हमें। ठीक है, टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए होता है, और कुछ कुछ में तो स्पेशल मेजॉरिटी टू थर्ड चाहिए, फिर और साथ में रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट भी चाहिए बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 33 नाउ, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री? ये किस कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था? ये था ग्रेट ब्रिटेन मीन्स यूके में। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इमर्ज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। द नोटेबल हिस्टोरियन प्रोफेसर पुष्पेश पंत हैज़ ऑल्सो मैंशनड अबाउट द यूके बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन हिज बुक विश्व इतिहास। उन्होंने विश्व इतिहास में ये लिखा था कि जो बर्थ प्लेस है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का वो यूके में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसका है मोर देन वन ऑफ द अबव। ई है फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर। अब ये सारे फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन है? जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल, जो मेजॉरिटी पार्टी है जिसमें मतलब ज़्यादातर एमपीज़ होते हैं, जैसे हो गया बीजेपी, एनडीए अलायंस हो गया, राइट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो गया। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज़ के लिए? लोकसभा के लिए होते हैं। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल हेजोमनिटी, होमोजेनिटी, डबल मेंबरशिप होता है इनका, राइट, डबल मेंबरशिप। लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इनके लीडर होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाता है। अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है, इसके मेंबर्स चेंज हो जाते हैं लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होता। सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, तो ये सारे हैं 9 फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये हैं किसके? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफ्रेंशिएट इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम? कौन से पॉइंट डिफ्रेंशिएट करता है? इसका है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं करता है, हाँ जुडिशियल रिव्यू ही करता है, सॉरी। एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये भी नहीं करता है। रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं करता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू करता है। कैसे करता है? इन द एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज ए सॉवरन बॉडी वाइल द इंडियन पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज ए सॉवरन बॉडी, और वहाँ का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वही है सॉवरन बॉडी है। वो जो फैसले लेगा, जो भी बिल बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा वो मान्य होगा। वाइल इंडियन पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इंडियन पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बनाएगा, वो उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके तहत होना चाहिए। इट पावर्स इट्स पावर्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ टर्म। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसके पास, वो देखेगा सारे जो भी लॉज बने हैं कि वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है, सही है कि नहीं। इट कैन डिक्लेयर एनी लेजिस्लेटिव एक्शन विच
is inconsistent with the basic structure of the Constitution of India as null and void. अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है तो उसको नल एंड वाइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, राइट। अब देखो जैसे आधार वाले केस में क्या था, उसमें क्या था, प्राइवेसी का शायद ब्रीच हो रहा था उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भाई लोगों के जो बेसिक स्ट्रक्चर में ये भी है ना कि राइट टू प्राइवेसी भी दिया गया है, हमारा जो अधिकार है, हमारी जो प्राइवेसी है वो सबको ना पता चल पाए, तो इसकी वजह से वो उसको क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए फेडरल सिस्टम, राइट, ये तो सही है। इट हैज़ क्रिएटेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, सही है, ये भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता है। आंसर इज बी, एज पर डॉक्टर अम्बेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बोथ यूनिटरी एज वेल एज ए फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। अम्बेडकर जी ने ये कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है, यूनाइटरी भी है और फेडरल भी है, टाइम और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। इन नॉर्मल टाइम इट इज़ फ्रेम टू वर्क एज ए फेडरल सिस्टम। नॉर्मल टाइम में क्या करेगा, ये फेडरल सिस्टम के तहत काम करेगा, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, चलाएगी, और कुछ चीज़ों का सेंट्रल चलाएगा। बट इन द टाइम ऑफ वार और इमरजेंसी इट इज़ सो डिज़ाइंड एज टू मेक इट वर्क एज दो इट वाज अ यूनाइटरी सिस्टम, और इस तरह से अगर इमरजेंसी कोई आती है तो वो यूनाइटरी फीचर्स अडॉप्ट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका है क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये है फेडरल फीचर है। इंटायरली अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इंटायरली अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, फेडरल फीचर है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी फेडरल फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप क्या है, यूनाइटरी है। The Indian Constitution has both federal and unitary feature. Its federal feature include the written constitution, rigid constitution, distribution of power between state and center, independence of judiciary and bicameral legislature. However, it also includes features like single citizenship, appointment of governor by the president, declaration of emergency, power of parliament for agreements implementation, which are unitary characteristics. Question number 38, which one of the following is not a feature of the Indian federalism? कह रहा है कि देर क्वेश्चन 38 का जो आंसर है वो है डी। अब ये क्या कह रहा है कि जो इंडियन फेडरलिज्म का फीचर क्या नहीं है, देर इज़ इंडिपेंडेंस जुडिशरी इन इंडिया, है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, राइट। पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पावर भी डिवाइडेड है, राइट। वो जैसे क्या होता है कि स्टेट अपने खुद के लॉज बना सकती है, सेंटर अपने खुद के लॉज बना सकती है, और कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिसको स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। सी है, द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, unequal representation of state in Rajya Sabha, dual government, all the features of Indian federalism. However, Indian federalism is not a result of any agreement among the federating units. While using the word union, Dr. Ambedkar mentioned in the Constituent Assembly that it shows that the Indian federation is not the result of an agreement by the units, and the component unit have no freedom to sedice from it, right? तो इसमें ये क्या कहता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, एंड अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा, डुअल गवर्नमेंट, ये सारे फीचर्स हैं इंडियन फेडरलिज्म के। और ये उन्होंने ये भी कहा था कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो कोई एग्रीमेंट नहीं है फेडरेटिंग यूनिट्स का। अब एग्रीमेंट नहीं है कैसे, जैसे अगर अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट कैसे बना था, वहाँ पे जो 50 स्टेट है वो मिलकर के एक कंट्री बनाए थे, बट यहाँ पे पहले कंट्री बन गई थी, बाद में स्टेट्स बने हैं ना, तो ये डिफरेंस है।
क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनाइटरी एलिमेंट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। तो इसमें क्या क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, जो स्टेट्स हैं उनको राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन मिला है इक्वल नहीं मिला, अनइक्वल है। और है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या आते हैं? जैसे कि आईएएस हो गया, आईएफओज हो गया, आईएफएस नहीं, आईएफओज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इंडियन पुलिस सर्विस। ये 3 सर्विसेज जो होते हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। अब एक्सप्लेनेशन है इसका। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। However, the constitution has unitary element in the federal structure. For example, the provision of powerful center, single citizenship, appointment of governor, all India service, unequal representation of Rajya Sabha are the unitary elements. Question number 40. Which of the following statement? Question number 40 है, The Constitution introduced a federal system as the basic structure of government. ये बात सही है कि फेडरल सिस्टम को बेसिक स्ट्रक्चर में बोला गया है। देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनाइटरी बायस, यूनाइटरी बायस भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड है, बोथ द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर सॉवरेन। नहीं, ऐसा नहीं है। द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशल पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड इट्स यूनिट्स। ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा बी। ओनली 1 and 2 are correct. I will read the explanation. The Constitution of India introduced a federal system as the basic structure of the government, as there is a distribution of power as given under the 7th schedule of the Constitution, Article 245 to 255, which is related to distribution of legislative powers. However, features like single citizenship, appointment of governors by president, power of parliament to legislate on any matter of state list in a time of emergency, Article 250, power of parliament to legislate on a matter of state in the national interest, Article 249, shows a strong unitary system. Statement 1 and 2 are correct, and statement 3 and 4 are wrong because the state legislature does not have power इन रेफरेंस टू फॉरेन डिफेंस मैटर। अब देखो क्यों बोला कि ये पहला और दूसरा गलत है, सॉरी थर्ड और फोर्थ गलत है, क्योंकि देखो स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है उनके पास कोई पावर नहीं है फॉरेन और डिफेंस मैटर में। दिस पावर कम्स अंडर यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट। सो ओनली यूनियन is sovereign, not state. There is only one hierarchy in the judicial system, not the division of judicial power between union and the state. एक हायरार्की है। कैसे हायरार्की है? देखो क्या होता है, हमारा पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में लोअर कोर्ट होता है, फिर उसका अपर कोर्ट होता है, फिर हम क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता है, उसके ऊपर कौन सा होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, फिर वहाँ से अगर कोई केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये एक हायरार्की मेंटेन है। यहाँ पे डिवीज़न ऑफ कोर्ट नहीं है कि स्टेट का अलग होगा और यूनियन का अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 41, द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, responsible government, etc. The Constitution established the parliamentary system not only at the center but also at the state. Constitution जो establish करती है parliamentary system center पे ही नहीं state पे भी। Hence the Constitution is the authority for both central and the state government. जो भी अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वो कहाँ से मिलता है? सेंटर और स्टेट को वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 असर्शन रीजन का है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये सही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन कंबाइंड विथ रिपब्लिकनिज्म। तो इंडिया में का जो पार्लियामेंट है वो रिपब्लिक है ही, राइट। तो ये दोनों सही हैं। तो इसका आंसर ए होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। पार्लियामेंट्री सिस्टम in India has been combined with the republicanism as head of the state is president. कह रहा है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है इलेक्ट होता है, और
इंडिया में जो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। एज इन अ रिपब्लिक देयर इज़ नो हेरिडेटरी रूलर, और जो भी रिपब्लिक कंट्री होती है उसमें कोई जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो रूलर नहीं होता है। एंड ऑल द रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर अथॉरिटीज़ आर इलेक्टेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और भी जो अथॉरिटीज़ होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत के लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक विच इम्प्लाइज दैट। अब इंडिया रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, राइट। जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो क्या हैं, वो इलेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं हमारे एमपीज़ और एमएलएज़ के द्वारा, लेकिन इलेक्टेड है ना। क्वेश्चन नंबर 44 का ए है आंसर। ये भी है असर्शन और रीजन का। पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट। ये सही है कि नहीं? पॉलिटिकल पार्टीज ही तो चुनाव लड़ती हैं और फिर वही जीत के जाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं। और नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस। हाँ, ये भी होता है कि पीपल जो होते हैं वो ब्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो भी अगर गवर्नेंस अच्छी नहीं होती है। तो क्या है कि इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे ब्रिंग पीपल टुगेदर टू अचीव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और वो लोगों को एक साथ लाती हैं कि टुगेदर टू अचीव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे कि गवर्नमेंट पे कंट्रोल पा सके। Develop policies favorable and in the interest of the people. So it is said that political parties are the lifeblood of the democracy. इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो लाइफ ब्लड होती हैं डेमोक्रेसी के। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट पीपल यूजली ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस, और ये भी सच्ची बात है कि लोग ब्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को बैड गवर्नेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 असर्शन रीजन। The nature of Indian political system embodies the element of continuity and change, right? ये भी सही है। Indian political system contains the element of the following political systems such as modern style, traditional style and saint style, right? तो ये भी सही है। तो मतलब क्या कह रहा है कि ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब लाइक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द मॉडर्न पीरियड टू बी अ मॉडर्न एरा, फ्रॉम मॉडर्न पीरियड टू अ मॉडर्न एरा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होती है? मौर्य के पीरियड से, और आज का मॉडर्न एरा है। इट स्पेसिफाइज एलिमेंट स्टिल एग्जिस्ट इन टेंजिबल फॉर्म, राइट। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड changing the Indian political system from various ages and periods contain element from modern style, traditional style and saint style. Thus, both statement A and R are true, and R is the correct explanation of A. तो क्या हो रहा है कि although continuous and changing Indian political system from various ages, अब कितने सालों से जो political system है वो इंडिया का वो चेंज होता रहा है, various change ages and period contain element of modern style, इसमें modern style भी है, traditional style और saint style भी है, वो दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, फेडरलिज्म इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल इन इंडिया। गलत लग रहा है मुझे ये तो। फेडरलिज्म इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, सी कह रहा ए इज़ ट्रू। ये तो ए राइट है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है इन इंडिया। अब देखो आर इज़ फॉल्स कह रहा है, सी वाला आंसर है इसका। इन इंडिया सॉरी, इंडिया इज़ नॉट ए फेडरल स्टेट। इंडिया फेडरल स्टेट जबकि है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इंडिया इज़ नॉट ए कंप्लीट फेडरल सिस्टम बिकॉज सम प्रोविज़न इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट यूनाइटरी कैरेक्टर। कुछ जो फीचर्स हैं इसकी वजह से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनाइटरी कैरेक्टर दे देता है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ फेडरल इन नेचर बट यूनाइटरी इन स्पिरिट। हाउएवर अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट accept it as a federal state, and in a division of power between the union and state cases where describe Indian constitution से क्वासी फेडरल। और इंडियन केसी वेयर क्या कहते हैं? इंडियन स्टेट को क्वासी फेडरल कहते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है इसका? कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन अब वाला एक्सप्लेनेशन देख लो, राइट। सीधा अब एक्सप्लेनेशन मतलब क्या है? क्वासी फेडरल है। तो क्या है इंडियन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
फेडरल नेचर भी है, यूनाइटरी नेचर भी है, पार्लियामेंट्री नेचर भी है, फेडरल नेचर बट यूनाइटरी इन स्पिरिट, मतलब मोर देन वन। तो ये सही है, लास्ट वाला डी ऑप्शन। Assertion or reason. The primary objective of the India's federal design was to weave a nation out of its many diverse parts and protect national integration. राइट ये तो सही है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडियन फेडरल डिज़ाइन का कि इंडिया को ऐसे उसमें लाना जिससे कि इसका नेशनल इंटीग्रेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज़ हैज़ बिल्ट अ स्ट्रॉन्गर नॉट अ वीकर इंडियन नेशनहुड। और जो डाइवर्सिटी है हमारे अंदर हमारे देश में, इसकी वजह से इंडिया को और मजबूती प्रदान हुई है इंडियन नेशनहुड के रूप में। हियर असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, राइट। अब आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट विच इंक्लूड 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट वेयर मोर पावर आर गिवन टू यूनियन। In Indian federal design aim to weave a nation out of its many diverse parts and protect national integration. Therefore, the accommodation of the diversities has resulted in a strong nationhood and not a weaker nation. Question number 49. Women, Dalit, poor and minority groups are biggest stakeholder of democracy in India. Democracy in India has emerged as the carrier of the desire of self-respect. कह रहा है विमेन, दलित, पुअर, माइनॉरिटीज़ आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर डेमोक्रेसी। ये तो सही है। डेमोक्रेसी इन इंडिया इमर्ज एज द कैरियर फॉर द डिज़ायर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी सही है। तो कह रहा है कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डेमोक्रेसी जो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट को और इंक्रीज करता है सेल्फ रिस्पेक्ट को एंड डिग्निटी फॉर वीमेन, पुअर, दलित एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स। सो दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर फॉर डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, इसलिए इनको बिगेस्ट स्टेक होल्डर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। द रीजन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द बल्किएस्ट इज दैट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बल्किएस्ट कहा जाता है क्योंकि